दहलीज के पार मेरी संग्रह की पहली कहानी है। दहलीज के पार, जो कि मेरे संग्रह का नाम भी है। सेवानिवृत्ति के बाद पहली शाम है ये। अभी अभी कॉलेज से लौटी है अनिमा पंडित, गर्ल्स कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर। कॉलेज कैंपस में बने इस क्वार्टर में शायद उसकी कुछ शामें और बाकी हैं। फिर उसे यह छोड़ना होगा। क्या वह कोई दर्द महसूस कर रही है? छोड़ना, यह तो शायद उसकी नियति है। जिंदगी में कितना कुछ चाहे और अनचाहे उसने छोड़ा है, या कहें छोड़ना पड़ा है। पर साथ ही यह भी सच है, यह नौकरी ही एकमात्र ऐसा पड़ाव थी जिस पर वह लगातार 35 साल टिकी रही। वरना या तो उसे राहें चुनना नहीं आया, या चुनी गई राहों पर चलना नहीं आया। कुछ भी हो, हर बार मंजिल दूर कहीं रह जाती और वह अपने लहूलुहान पाँवों के साथ वापस लौट पड़ती थी। बाहर लान में अंधेरा होने लगा था। अनिमा उठकर स्टडी में आ गई। ढेरों किताबें, उन दिनों की निशानी जब समीर उसके जीवन में आया था। एक बड़ा लेखक, पत्रकार, कॉलेज के किसी कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया था। अनिमा संचालन कर रही थी। राजीव से अलगाव तभी तभी हुआ था। घर अपने जाए बच्चों को छोड़कर उन्हीं दिनों इस क्वार्टर में शिफ्ट हुई थी। हर समय एक मायूसी सी छाई रहती थी। एमए फाइनल की लड़कियों के बहुत आग्रह पर उसने यह संचालन स्वीकार किया था। समारोह की समाप्ति के बाद अचानक, क्या सचमुच अचानक, या वह अपनी अकेली शामों की तन्हाइयों से कहीं अंदर घबराने लगी थी। उसके मुंह से निकल गया था, आइए मेरे घर एक एक कप चाय हो जाए। और उस शाम उसके घर आया समीर। उसकी हर शामों का अधिकारी बन बैठा था। रोज़ नई किताबें लाता, यह पढ़ो वह पढ़ो, बड़ी बड़ी बातें। उसकी धारा प्रवाह बातों के बीच वह अक्सर चुप ही रह जाती थी। उसे भी प्रोत्साहित करता, कुछ लिखा करो। वह भी बैठे बैठे कुछ तुकबंदी करने लगी थी। एकाध रचना समीर के प्रयासों से इधर उधर छप भी गई। वह उन दिनों बहुत उत्साहित रहने लगी थी। राजीव से अलगाव, बच्चों से बिछो का दुख भी कुछ कम होने लगा था। समीर के रूप में उसे नई आशा, नई जिंदगी नजर आने लगी थी। अकेले क्षणों में वह अक्सर राजीव व समीर की तुलना करने लगती। राजीव से उसे हमेशा यही शिकायत रही थी कि वह उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। वह खुद को एक बेहद सफल व्यक्ति मानता था और अपने ही चश्मे से हर चीज का मूल्यांकन करता था। पत्नी को भौतिक सुखों की कमी उसने कभी नहीं होने दी, पर पत्नी भी कुछ कर सके, आगे बढ़ सके, उसकी भी उन्नति हो, ऐसा कोई प्रयास उसने कभी नहीं किया। नहीं ऐसे किसी प्रयास में उसकी सहायता तक करना जरूरी समझा। यहाँ तक कि अनिमा की नौकरी भी उसे बेजरूरी ही लगती। अनिमा की खूबसूरत देह यष्टि और शरीर सौष्ठव तो उसके लिए अहमियत रखता था, पर हिंदी साहित्य में मिला स्वर्ण पदक नहीं। असंतोष की शुरुआत ऐसी ही छोटी बड़ी बातों से हुई और बढ़ते बढ़ते 10 सालों में अलगाव तक जा पहुंची थी। और इसीलिए समीर का उसकी हर छोटी बड़ी बातों में रुचि लेना उसे बेहद अच्छा लगता था। पर धीरे धीरे समीर के अधिकार उस पर पड़ने लगे थे। और उसके उस दिन स्टडी में किताब निकालकर वह उसे कुछ दिखाने जा रही थी। तभी समीर ने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए थे। वह चौंक कर पलट पड़ी थी। उनके संबंध बातों तक ही सीमित थे। स्पर्श उनकी भाषा में शामिल नहीं हुआ था अब तक। चलो बाहर लॉन में चलकर बैठेंगे। वह तीर की तरह स्टडी से बाहर निकल आई थी। फिर ऐसा बार बार दोहराया जाने लगा था। कभी हाथ पकड़ने की चेष्टा, कभी कमर में हाथ डालने का प्रयास। अंदर ही अंदर उसे वितृष्णा सी होती। ऊपर से वह एक फीकी मुस्कान के साथ
समीर का हाथ झटक दिया करती थी, पर उसके इस व्यवहार पर समीर के चेहरे पर अजीब से भाव आते, जिसका अर्थ तो वह बहुत बाद में समझ पाई, जब आखिर एक दिन उसने वह कह ही दिया जो शायद उसके चेहरों के उन भावों में वह पढ़ नहीं पाई थी। अणिमा, तुम तो विवाहित रह चुकी हो, 2 बच्चों की माँ हो, फिर तुम्हारा यह व्यवहार। मैं समझी नहीं समीर। अरे तुम शारीरिक नज़दीकियों से घबराती क्यों हो? तुमने मुझे गलत समझा है समीर। मेरे लिए अपनी अस्मिता एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अनिमा का मन आक्रोश से भर उठा था। पर बड़ी विद्रूप सी हंसी हंसा था समीर। ओहो, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कुंवारी कन्या हो। अनिमा का चेहरा नहीं, सारा शरीर तमतमा उठा था। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हो समीर, और इतने छोटे और ओछे ढंग से सोचते हो। नारी की अस्मिता क्या उस छोटी सी मांस की झिल्ली में होती है, जिसके फटते ही उसके खोने न खोने का डर खत्म हो जाता है। एक अनचाहा स्पर्श और अनचाहा संभोग दोनों उसके लिए बराबर त्रासदायक हैं। समीर एकाएक मायूस हो गया था। शायद उसका पुरुषार्थ आहत हुआ था। पर मेरा स्पर्श तुम्हारे लिए अनचाहा क्यों हो? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? शायद मैं प्यार की परिभाषा ही नहीं जानती। अगर आज की तारीख में तुम्हें अपना शरीर सौंपना प्यार है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती। समीर को यह सब बड़ा अजीब लगा था। दिन रात उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने वाले समीर को उसकी हर बात नागवार गुजरने लगी थी। उसके हिसाब से वो पुरानी रूढ़ियों से ग्रस्त आम महिलाओं की तरह थी, और महिलाओं को कुछ करना हो, कुछ बनना हो तो अपने ही बनाए इन भ्रमजालों से बाहर निकलना होगा। आधुनिक होने का मतलब वह सीधे सीधे देह की परिभाषा से जोड़ता था। जब देह ही आज़ाद नहीं तो विचार कैसे आज़ाद होंगे, सोच कैसे विस्तृत होगी? अच्छा समीर, क्या मैं तुम्हारी विवाहित पत्नी या पुत्री होती तब भी तुम मुझसे यही अपेक्षाएं रखते? मेरे इस प्रश्न ने समीर को बौखला दिया था, और फिर धीरे धीरे समीर उसकी ज़िंदगी से दूर हो गया था। कभी सोचती तो उसे बड़ा अजीब लगता। जब वह पहली बार उसकी ज़िंदगी में आया तो कितने बड़े आदमी के रूप में आया था। उसने पुष्पहारों से उसका स्वागत किया था, और जब लौटा उस दिन कितना बोना हो गया था। संबंधों में तनाव तो चल ही रहा था, पर शायद दोनों ही एक दूसरे की आदत में शुमार हो चुके थे, इसलिए एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। उस दिन फिर उसके इसी तरह के किसी आग्रह पर उसने कहा था, चलो ठीक है समीर, तुम इस शरीर को ही पाना चाहते हो तो मुझसे विवाह कर लो। जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, एक शरीर को पाने के लिए एक विवाह बड़ा महंगा सौदा है भाई, समीर ने हंसते हुए कहा था। पता नहीं मजाक में या कैसे, पर उसका सारा स्नायु तंत्र झंझना उठा था। शट अप यू रास्कल, निकल जाओ यहाँ से। वह जैसे उन्माद किसी अवस्था में आ गई थी। निश्चय ही उसका यह व्यवहार सिर्फ अभी कहे वाक्य का असर नहीं था। पिछले कुछ समय से इकट्ठा हुआ मवाद जिसे एक चोट से फट पड़ा था, उसे लगा था उसे छला गया है। उसकी भावनाओं से खेलकर समीर ने उसका सिर्फ उपभोग करना चाहा है। घर में विवाहित बीवी और बच्चों के साथ परिवार का सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहता है वह, और उसके साथ संबंध जैसे घर के खाने से उबा व्यक्ति होटल जाकर जायका बदल आए। सारी बड़ी बड़ी बातें, सारे संवाद जैसे पल में निरर्थक हो उठे थे। समीर के जाने के बाद भी देर तक वह फूट फूट कर रोती रही थी। कुछ दिन नहीं, महीनों लगे थे उसे अपनी इस अजीब मन स्थिति से निकलने में। समीर की कमीजों के गहरे रंग, उसके उड़ते घुंघराले बाल, उसका वो खुलकर हंसना और धारा प्रवाह बोलना उसे बहुत दिनों तक याद आता रहा था। यह सब क्या था? अपनी तरफ से अंत तक उसे कोई नाम कभी नहीं दे पाई वो। बहुत वाचाल नहीं तो अंतर्मुखी भी कभी नहीं थी वो।
शायद इसीलिए अपने छात्राओं के साम्राज्य, उस छोटे से घर को सजाने संवारने की जिम्मेदारियों में खुद को उलझाकर काफ़ी कुछ व्यवस्थित कर लिया था उसने अपने आप को। पर फिर एक छोटी सी मेडिकल प्रॉब्लम के दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर प्रशांत से हुई थी। समीर से बिल्कुल विपरीत, बेहद कम बोलने वाला प्रशांत कब और क्यों उसे इतना अच्छा लगने लगा कि उसकी स्वस्थ काया बार बार बीमार होने लगी थी। प्रशांत अक्सर कहता, आपको कोई बीमारी नहीं है मैडम, बस आप स्वस्थ रहना सीखिए। क्यों, आप घबरा गए हैं मेरा इलाज करते करते? प्रशांत सिर्फ मुस्कुरा भर देता। अधिकतर वक्त वही बोलती। वह 40 के करीब पहुंच रही थी, पर साथ ही यह भी सच है, उसके खूबसूरती से संभाले गए संतुलित शरीर का आकर्षण कम नहीं हुआ था, और उसके लिए प्रशांत की आंखों की बदलती भाषा वह नहीं समझ रही थी, ऐसा भी नहीं था। फिर शायद इस बार वह भी उस बात के लिए तैयार थी। क्यों? क्या वह प्रशांत को समीर की तरह खोना नहीं चाहती थी, या प्रशांत समीर की तरह विवाहित नहीं था और वह उसमें अपने भविष्य की कोई संभावनाएं ढूंढने लगी थी? प्रशांत उससे 5 साल छोटा ही होगा, पर इस बार उसने सारी सीमाओं को तोड़ दिया था। उसका रहन सहन, बोलचाल सब जैसे बदलने लगे थे। साड़ियों की जगह सलवार कुर्तों ने ले ली थी। लहलहाते बालों को वह खुला छोड़ने लगी थी। मन और शरीर दोनों को जैसे उसने खुला आसमान दे दिया था। पहले दूसरों से उड़ते उड़ते, फिर साफ साफ, और एक दिन खुद प्रशांत के मुख से उसने वह सुना था जिसने उसे एकाएक ही आकाश की ऊंचाइयों से जमीन पर ला पटका था। वह कई दिनों तक चेतनाहीन सी हो गई थी। प्रशांत विवाह कर रहा था 25 वर्षीय स्नेहा कश्यप से, उसके अनुसार उसकी माताजी द्वारा पसंद की गई लड़की से। दिन नहीं, महीनों नहीं, 2 वर्षों का साथ रहा था और सब कुछ कितनी आसानी से खत्म हो गया था। पर नहीं, कहते हैं बांध एक बार टूट जाए तो प्रवाह को रोकना मुश्किल होता है। पता नहीं ये शरीर में उठने वाले तूफानों का असर था, जिन पर बांध एक बार टूटा तो टूटता ही गया, या प्रशांत के अस्वीकार से मन में उपजे विद्रोह की प्रतिक्रिया थी। प्रशांत के बाद आने वाले व्यवसायी प्रबोध, रंगमंच का कलाकार सूरज और उनका अपना शोध छात्र नीरज, हर बार तन और मन दोनों आहत हुए। आज जीवन के इस मोड़ पर आकर शायद पहली बार पीछे मुड़कर देख रही है अणिमा, जिसने जीवन में कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। बचपन से जैसे उसे सनक सी थी, वह कभी मुड़कर नहीं देखती थी। जो छूट गया वह छूट गया। उसने अपने सारे नाते एक झटके से तोड़ लेना, चाहे वह उसके स्कूल की बहुत प्यारी सहेली निशा हो, या कॉलेज में 17 साल की उम्र में मिला पहला प्रेमी रंजन, और तो और राजीव से अलगाव के बाद उसने अपने बच्चों तक से कभी मिलने की कोशिश नहीं की थी। 7 भाई बहनों में 20 की थी वो, चौथे नंबर पर। 2 बड़ी बहनें, 1 भाई, 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन। पर वह जैसे सबसे अलग थी, न बड़ी बहनों की तरह सिर झुकाकर हर आज्ञा मानने वाली, न छोटी बहन की तरह हर जिद पर लोट लगाने वाली। बचपन से ही बेहद मेधावी थी। पढ़ाई के अलावा खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जमकर हिस्सा लेती। औरतों पर बोलने की बात आती तो ऐसे जोशीले भाषण देती। किसने बनाई है ये लक्ष्मण रेखा? पुरुषों ने। किसने दिया है दहलीज का बंधन? किस लिए दिया है? इसलिए कि औरत कभी घर के बाहर न निकल पाए, उसकी सारी संभावनाएं बंद कमरों में दम तोड़ दें। वह अगर बाहर आएगी ही नहीं तो कैसे जानेगी दुनिया क्या है, आसमान कितना ऊंचा है? आसमान की बुलंदियों पर उसका भी उतना ही अधिकार है। आज विवाह की सारी व्यवस्था पुरुष के मालिकाना हक पर आधारित है। क्यों माने उसे वो? क्यों नारीत्व की आंसू भरी नीति को स्वीकार करे? क्यों दहलीज के बंधन में घुट घुट कर दम तोड़े? और शायद इसीलिए दहलीज को कोई अहमियत नहीं दी थी उसने। अक्षत रोली उछाल महावर के पाँव की छाप बनाते हुए जिस दहलीज के अंदर पाँव रखा था, बहुत सहजता से उस दहलीज को पार कर खुली सड़क पर उसके पाँव बढ़ गए थे। तब उसे लगा था यह दहलीज उसकी उन्नति, उसकी विस्तृत सोच, उसकी महत्वाकांक्षाओं की राह में रुकावट बन रही है।
पर आज इतना लंबा सफ़र तय कर लेने के बाद भी क्या वह इसी तरह सोच सकती है? नहीं। तो फिर गलत क्या हुआ? गलत कहाँ हुआ? क्या उसकी स्वतंत्र विचारधारा गलत थी? उसने जीवन अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की, फिर भी हासिल क्या किया? शेल्फ पर पड़ी नींद की गोलियों की शीशी जिन्हें खाए बिना वह सो नहीं पाती, या भयावह सूनापन जो आज इस क्वार्टर में है, कल यहाँ से कहीं और उसके साथ साथ शिफ्ट हो जाएगा। पुरुष तो पुरुष है, प्रेमी के रूप में हो या पति के रूप में। अगर स्त्री एक कोमल लता की तरह उससे लिपट कर ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी तो उसे उसकी शर्तों पर जीना ही होगा। अगर उसने राजीव से समझौता नहीं किया तो क्या? बार बार सहारों की तलाश तो की ही, कभी मन के लिए, कभी तन के लिए। इसके लिए किसे दोष दे? परिवार को, समाज को, जिसने उसकी जड़ों को इतनी मजबूती दी ही नहीं कि वो खुद एक वटवृक्ष बन सके, या अपने आप को? अणिमा की नज़र पास ही रखे फूलों के हार और गुलदस्तों की तरफ उठ गई। ये सूखे हुए फूलों के हार और गुलदस्ते, जिनमें से अधिकांश सिर्फ रस्म अदायगी के रूप में दिए गए हैं, जिनमें किसी अपनेपन की खुशबू नहीं है, क्या उसकी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह की होकर नहीं रह गई? ठीक है, लकड़ी या ईंट की बनी दहलीज का कोई महत्व हो या न हो, आज के युग में वह नारी की सीमा रेखा नहीं बन सकती। पर क्या मन के आंगन में एक दहलीज का होना आवश्यक नहीं है, जिसके अंदर अपनों को, अपने आप को और कुछ खूबसूरत रिश्तों को समेट कर रखा जा सके? धन्यवाद।